Hey everyone. So yesterday I have uploaded a video. Two videos I have uploaded. उसमें से डाइजेशन का फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है. उसके अलावा मैंने एक लिवर स्पेसिफिकेशन लिवर के उसके फंक्शंस एक और वीडियो अपलोड की है और एक शॉर्ट अपलोड किया है. तो वो उससे पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है. इसमें से 2 टॉपिक और बचे हैं जिसमें आई वाज थिंकिंग कि एक गॉल ब्लैडर वाला जो अलग से एक शॉर्ट वीडियो जिसमें कि गॉल ब्लैडर के जो फंक्शंस हैं वो आ जाते हैं कभी कभी, और उसके अलावा स्प्लीन एंड पैनक्रियास 3 और चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है. सो आई वाज थिंकिंग कि उसमें ना वो भी अपलोड कर दूं, तो ये जो है चैप्टर होगा जो डाइजेशन वाला वो जो है कंप्लीट हो जाएगा. अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की. रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसमें मेनली बिकॉज जो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी कहोगे और ये कॉम्प्लेक्स और सिंपल प्रोसेस का एक कॉम्बिनेशन है. सो इसमें जैसे आपने सांस लेते हैं, हम तो सांस लेते हैं तो एनवायरमेंट में जो भी हवा होती है जिसमें ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है और अदर गैसेस भी होती है. तो उसे हम इनहेल करते हैं और सांस अंदर जाती है, फिर उसके बाद बाहर कर जाती है. जो सांस हवा बाहर छोड़ते हैं उसे एक्सेल कहते हैं. तो हवा अंदर लेने को इनहेल कहते हैं और हवा बाहर जब हम छोड़ते हैं उसके एक्सेल कहते हैं. सो उसकी जो डेफिनेशन है ये आप देख सकते हो. Breathing involves gaseous exchange through inhalation and exhalation. The human respiratory system has the following main structures जिसमें कि नोज है, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स. उसके थ्रू पूरा बॉडी में जो हवा अंदर जाती है ये स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद जो है पूरा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो कंप्लीट होता है. अब हम बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में. मेनली इसमें डेफिनेशंस दी गई हैं. तो ये वाला जो पार्ट होगा मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में ही अपलोड करूंगी इसको भी, क्योंकि ये वाले इसमें मैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज यूज नहीं करूंगी इस वाले पार्ट में. जो सेकंड पार्ट होगा दैट इज लाइक हैंड रिटन नोट्स हैं जो उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी. वो काफी सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. तो ये जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है. अब इसमें डेफिनेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या, डायग्राम, फीचर्स, पार्ट्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और फंक्शन. मेनली रेस्पिरेटरी अगर सिस्टम की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो डेफिनेशन है मेनली पहले हम उसके बारे में बात करते हैं. सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट हेल्प्स अस ब्रेथ. क्योंकि जो भी नेटवर्क पूरा नेटवर्क है, जैसे ये 8 मेनली 8 दिए गए हैं जिसमें से चाहे आप स्टार्टिंग से माउथ से लेते हो, उसके बाद चाहे ट्रैकिया हो, फेरिंग्स हो, लैरिंग्स हो, फिर उसके बाद जाता है लंग्स में डायफ्राम के थ्रू जो है इनहेल एक्सेल की पोजीशनिंग चेंज होती है, तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है. सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट हेल्प्स अस ब्रेथ. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज टू इंट्रोड्यूस ऑक्सीजन into the body and expel कार्बन डाइऑक्साइड from the body. तो मेनली सिंपल सी बात यह है कि जैसे ही हम हवा को अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन को हमारी बॉडी जो है कंज्यूम कर लेती है और जो है उसको बॉडी में पूरी सारी एल्वियोलाई के थ्रू पूरी बॉडी में जो है सर्कुलेट कर लेती है कि तुम भी ले लो. सारे ऑर्गन को बोलते हैं तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, और ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. और जो भी डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो वापस से सर्कुलेट होता है और उसके बाद जो बॉडी से एक्सेल कर लिया जाता है. तो ये जो है मेन ऑर्गन है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो ये प्रोसेस है जिसमें कि आपका जो जैसे देख रहे होंगे तो राइट वाला जो पोर्शन है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है सेंड टू लंग्स. तो लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया जाता है और लेफ्ट वाले को जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट को पहुंचा दिया जाता है. सो लेफ्ट वाले से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में भेजा जाता है और हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वाले जो है लंग्स में या फिर आप कह सकते हो कि एल्वियोलाइज में भेजा जाता है. तो उसके बाद ये प्यूरिफिकेशन स्टार्ट होता है. अब इसमें जो भी पार्ट है 8 में नेजल कैविटी, फर्स्ट वाला जो पार्ट है नेजल कैविटी है, फेरिंग्स है, थर्ड वन इज लैरिंग्स, फोर्थ इज ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, एल्वियोलाई एंड हार्ट. तो ये 8 पार्ट है इसमें. अब हम बात करते हैं, ये फिगर काफी इंपॉर्टेंट है, सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि ये बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि बहुत सारे जो भी पेड कोर्सेज हैं बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी.
तो एक एनसीईआरटी, और उसके बाद ये अगर लेक्चर आप देख लोगे तो काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो जरूरी नहीं होता कि आप बहाने बनाते रहो कि कोचिंग नहीं है। आप वीडियो सर्च करो, अच्छे कंटेंट भी हैं, तो सिर्फ शॉर्ट वीडियोस और सारी चीजें देखने के अलावा आप अच्छे कंटेंट को लो और सक्सेसफुल हो जाओ लाइफ में। दैट इज लाइक द मेन पार्ट। सो स्टार्टिंग में नोज वाले जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं हमारे, 2 छेद होते हैं नाक के बाहर, दीज आर कॉल्ड नेजल कैविटी। ये स्टार्टिंग वाले नॉस्ट्रिल अंदर नेजल कैविटी होती है लंबी सी, और उसके बाद हो जाता है ओरल कैविटी, और नीचे जो है माउथ से ओपनिंग होती है ओरल कैविटी। तो ऊपर वाला जो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जाके दोनों कनेक्टेड फॉर्म में होते हैं, और यहाँ पे आता है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के थ्रू, फेरिंग्स जो होता है पीछे वाला पार्ट होता है, और लैरिंग्स जो होता है ये जो है ये आगे वाला पार्ट होता है। उसके बाद आता है ट्रैकिया। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर जो है दिस इज कॉल्ड ट्रैकिया, जिसमें कि छल्ले नुमा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद आता है रिब केज। रिब केज के अंदर जो है लेफ्ट मेन ब्रोंकस, या जो आपका ये कनेक्टेड होता है लेफ्ट लंग से, और जो है राइट मेन ब्रोंकस जो है राइट लंग से कनेक्टेड होता है। आई मीन टू से फेसिंग ये चेंज कर सकते हो कि जब आप अपने फेस के हिसाब से देखो, क्योंकि जैसे मैंने आप जब मोबाइल देख रहे होंगे तो ये लेफ्ट में दिख रहा होगा, बट इसको ऐसे देखो कि पिक्चर जो है आपके फेस के मतलब आप फेस की तरफ देख रहे हो, तो इसको कन्वर्ट करके समझोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये लेफ्ट लंग है और ये राइट लंग है, और ये है डायफ्राम। डायफ्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 70% जो है आपका ब्रीदिंग वाला जो मतलब एक्टिविटी है वो डायफ्राम के थ्रू ही परफॉर्म होती है। और ये जो है जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि ऐसा लगता है कि किसी के हाथ पैर में चोट नहीं लगी है, पर उस बंदे की डेथ हो जाती है। तो वो पता है किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि जैसे कि शॉक लगा डायफ्राम में, डायफ्राम टूट गया, क्योंकि ये ऐसा स्ट्रक्चर है कि फ्लेक्सिबल भी है, बोन वगैरह तो इधर की तरफ से, तो वो टूट जाता है। और ये डायफ्राम जो है मतलब हेल्प नहीं करता ब्रीदिंग में, तो उसकी वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है। इफ वी टॉक अबाउट प्रेग्नेंट लेडीज में, तो प्रेग्नेंट लेडीज में क्या होता है कि जो बेली होता है वो बढ़ता चला जाता है, तो डायफ्राम का जो पोजीशनिंग चेंज होती है, उस पोजीशन में जो है ब्रीदिंग के लिए जो ये वाली रिब्स होती है ये हेल्प करती है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर जैसे सपोज करो कोई मिसहैपनिंग हो जाए बस, या फिर रिब्स वगैरह टूट जाए प्रेग्नेंट लेडी की, तो उसकी डेथ होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन टिश्यूज दैट हेल्प यू टू ब्रेथ। तो क्योंकि इसमें जो ऑर्गन है उसके अलावा टिश्यूज वगैरह जो है तो आपको जो है ब्रेथ में हेल्प करेंगे। इसमें जो है पूरा एयरवेज होता है, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ये 3 जो मेनली इंक्लूड होते हैं। एंड दैट मसल्स, ब्लड पार्ट, लंग्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, and these parts work together to move oxygen throughout the body and clean out waste gases like carbon dioxide. अब हम बात करते हैं फीचर्स की। फीचर्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन हैज द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स। सबसे ज्यादा पहले तो एनर्जी। एनर्जी इज जनरेटेड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से C6H12O6, सो C6H12O6 का ब्रेकडाउन होता है वाटर में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके अलावा इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो है बनती है, एंड 36 जो है एटीपी का फॉर्मेशन होता है इसमें। सो 36 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि दो एटीपी जो है कंज्यूम हो जाते हैं। Oxygen is inhaled and it's transported to the various parts and used in the process of burning food particles, जैसे ब्रेक डाउन करने के लिए काम आता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनते हैं सेल्यूलर लेवल इन ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सेल्यूलर लेवल पे जो रिएक्शन होती है दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, जो कि ग्लूकोज को डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करती है। एंड obtained glucose molecules are used for discharging energy in the form of ATP, क्योंकि आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। अब आती है फंक्शन की बारी। What does the respiratory system do? The respiratory system has many functions, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहले तो जब आप सांस लेते हो तो एक तो आपको स्मेल आती है,
उसके अलावा जब सांस लेते रहते हो तो आप बात कर सकते हो, क्योंकि आप मुंह बंद रखोगे, आप सांस नहीं ले पाओगे तो आप बात करने में आपको डिफिकल्टी होगी। वार्म एयर टू मैच योर बॉडी, तो बाहर की जो सपोज करो किसी की सांस बंद आ जाती है, आपने देखा होगा कि कोई डेड बॉडी में, तो जो डेड बॉडी होती है वो सुन हो जाती है, तो ये क्या होता है कि आपके जो भी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। सो वार्म एयर इज टू मैच योर बॉडी टेम्परेचर एंड मॉइस्चराइज इट टू द ह्यूमिडिटी लेवल योर बॉडी नीड्स। तो आपकी जो भी बॉडी है, सपोज बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा है और आपकी बॉडी गर्म है, तो वो क्या होगा कि आपको बहुत गर्मी लगेगी, तो आउटर एटमॉस्फेयर को आपकी बॉडी के टेम्परेचर से एक्सचेंज करके एक लेवल या बैलेंस मेंटेन करने का काम भी होता है। डिलीवर्स ऑक्सीजन टू द सेल्स इन योर बॉडी, तो जितनी भी बॉडी में सेल्स हैं, हार्ट है, पूरी बॉडी के ऑर्गन है, उसमें ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम करते हैं। रिमूव्स वेस्ट गैसेस, जितनी भी आपने इनहेल की थी, कार्बन डाइऑक्साइड हो या अदर गैसेस हो, एंड द बॉडी व्हेन यू तो पूरा एक्सेल करके बाहर निकाल देता है। प्रोटेक्ट योर एयरवेज फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड इरिटेंट्स, जैसे कि जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, वेस्ट गैसेस वगैरह। अब बात करते हैं एनाटॉमी की। What are the parts of respiratory system? The respiratory system has many different parts that works together to help your breath. Each group of parts has many separate components. Your airways always air to your lungs, क्योंकि इसमें जो है ये डिलीवर करता है एयर लंग्स को, जिसमें कि एक पूरा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है एयरवेज का। उसमें बहुत सारे जो है स्टार्टिंग से, ये वाला फिगर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे मैंने कोई फिगर ऐसी नहीं डाली है, बिकॉज इसको कंप्लीट करें, आपको ये चीजें समझनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जैसे ही नॉस्ट्रल्स होते हैं, नॉस्ट्रल से आगे जाके नेजल कैविटी आ जाती है, फिर नेजल ट्यूब्यूल्स होती है यहाँ पे, जो ये मैंने मार्क लगाया हुआ है, तो ये फिगर बहुत अच्छे से समझो। उसके बाद आता है वेस्टिब्यूल्स ऑफ द नोज, वेस्टिब्यूल्स में, और उसके बाद जो भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं अपनी नोज में, तो जितने भी डस्ट पार्टिकल है, जितने भी क्या कहते हैं कुछ भी बैक्टीरियल वो है, तो वो सारे कुछ आपकी हेयर्स में अटक जाते हैं, और म्यूकस का जो सेक्रेशन होता है, एक चिपचिपा सा जैसे हल्का सा आपको नोजी सा फील होता है, तो वो जो है म्यूकस सेक्रेट होता है, जो कि सारी जितनी भी गंदगी है बाहर की, वो उसको अंदर जाने से, आपकी बॉडी में जाने से रोकता है। अब आता है ओरल कैविटी, जब आप माउथ ओपन करते हो, दैट इज कॉल्ड द ओरल कैविटी इनसाइड योर माउथ। उसके बाद आता है एपिग्लोटिस, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एपिग्लोटिस। जब आप, क्योंकि ये क्या होता है कि दो तरह के ट्रैक्ट होते हैं, जिसमें एक फूड पाइप होता है और एक विंड पाइप होता है, तो इसमें जो है एपिग्लोटिस क्या करता है कि जब आप खाना खाते हो तो ये विंड पाइप को क्लोज कर देता है, और जब आप सांस लेते हो तो ये फूड पाइप को जो है क्लोज कर देता है, जिस वजह से आपकी जो भी बॉडी उसमें आपके लंग्स में जो है खाना नहीं जा पाता, और आप इजीली ब्रेथ कर पाते हो। क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी धक्का लग जाता है, कुछ भी अटक जाता है, तो आपको प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, या फिर नाक के मतलब रास्ते से खाना निकल आता है, तो आपको मतलब वॉमिटिंग या कुछ उस टाइप का फील होने लग जाता है। सो दैट इज सच अ बैड सिचुएशन। उसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स पीछे वाला पोर्शन होता है, आपके नेक के पीछे वाला पोर्शन है, जो आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल और पूरा ट्रैक्ट है। उसके बाद आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है फ्रंट वाला पोर्शन होता है। सो एंड दैट एपिग्लोटिस जो है ये मेल में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है और काफी उभरा हुआ सा दिखाई देता है। तो आपने देखा होगा एक मूवी है, साउथ इंडियन मूवी, जिसमें कि एक फीमेल होती है, वो कॉफी पी रही होती है, तो उसका जो है ये क्या कहते हैं ब्लॉक हो जाता है पूरा ट्रैक्ट, और उसमें एपिग्लोटिस में जो क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट या जो भी डेबिट कार्ड होगा उससे कट करके और पाइप लगा के जो है वो कॉफी बाहर निकाल देता है, एंड वो लेडी फिर से जिंदा हो जाती है। तो ये जो है वही एपिग्लोटिस है। आपको थोड़ा सा मतलब ये चीजें याद रहेंगी। ट्रैकिया, अगर ट्रैकिया की बात करते हैं तो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, थोड़ा लंबा सा पूरा, और ये जो है आपको आपके राइट लंग्स और लेफ्ट लंग को कनेक्ट करता है। ट्रैकिया पूरा जो है ट्रैक्ट है। उसके बाद आता है अपर और सुपीरियर लोब, जो आपके ये अगर आप देखोगे बुक को फेस करके देखोगे तो फिर ये आपका ये वाला जो पोर्शन होगा ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट ही लिया हुआ है इस फिगर में, तो हम भी लेफ्ट ही लेंगे। इसमें अपर सुपीरियर लोब है
ऊपर की तरफ। उसके बाद जो है ब्रोंकाइटिस से जो ये एक पार्ट निकल रहा है जो डिवाइडेड होता है। सो लेफ्ट प्राइमरी और प्रिंसिपल ब्रोंकस, सो इसको ब्रोंकस कहते हैं, जिसमें कि पूरा एयर पैसेज होता है और लेफ्ट लंग्स में ये सप्लाई करता है एयर या कार्बन डाइऑक्साइड जो भी गैसेस हैं उनको। उसके बाद आता है ऑब्लिक फिशर, जिसमें कि ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये ऑब्लिक फिशर है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकस जो है, ये पूरा मतलब डिटेल्ड व्यू दिया हुआ है। सो रेस्पिरेटरी ब्रोंकस इज लाइक इट इज ये जो है, जो जितनी भी गैसेस है, ऑक्सीजन है, तो उसको पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। एल्वियोलस, एल्वियोलर डक्ट, ये एल्वियोलस इसका डिटेल व्यू दिया हुआ है। एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलर सैक, जो गोल गोल से दिखाई दे रहे हैं वो एल्वियोलर सैक है। उसके बाद आता है टर्मिनल ब्रोंकस, ऊपर वाला जो पोर्शन है जो थोड़ा थिक दिख रहा है वो है टर्मिनल ब्रोंकस। उसके बाद आता है डायफ्राम, ये वाला जो पोर्शन है ये डायफ्राम है, और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। ब्रोंक्यूल्स, दीज आर ऑल्सो ये, क्योंकि पूरा जो भी प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, क्योंकि जो भी गैशियस एक्सचेंज है इन्हीं की हेल्प से होता है। लोअर और इंफीरियर लोब है, ये नीचे वाला जो पोर्शन है इंफीरियर लोब है, एंड हॉरिजॉन्टल फिशर है ये वाला जो पोर्शन दिखाया हुआ है सेकेंडरी ब्रोंकस। एंड उसके बाद आता है टर्शरी ब्रोंकस, जो कि पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इसी पर बेस्ड है। तो उसके बाद आता है माउथ, नोज, तो इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की आई थिंक जरूरत है नहीं। नोज में जो है मेनली जो फॉरेन पैथोजेंस है उसको रोकने का काम करता है, और एडिशनल ह्यूमिडिटी फॉर एयर इनहेल करना जितने भी, और उसके अलावा कार्टिलेजिस, अपर वाला जो पोर्शन होता है कार्टिलेजिस होता है, उसको क्या बोला जाता है, सेप्टम बोला जाता है। ठीक है, सो ये आप एक बार पढ़ सकते हो। सो लैरिंग्स, टू कार्टिलेजियस कॉर्ड्स ले द फ्रेमवर्क फ्रॉम द लैरिंग्स। तो लैरिंग्स में जो भी ये दो, मतलब आप कह सकते हो कि दो कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, एंड इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द नेक एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वोकल एज वेल एज एडिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि आप फिगर में देख सकते हो। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी शो यू द फिगर। अब ये जो है लैरिंग्स है, आपने देखा होगा कि जहां से आवाज निकलना, ये हायोइड बोन है, साइड वाली जो है नेक की तरफ आपको दिखाई देती है। तो अपने जो नेक को टच करके एक बार देखोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये फिर ट्रैकिया से कनेक्टेड होती है, तो इससे क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है इसको, और इनफॉर्मली बोला जाता है वॉइस बॉक्स। उसके अलावा जो है रिस्पॉन्सिबल है व्हेन फूड इज स्वेलोड, फ्लैप कॉल्ड द एपिग्लोटिस, वो भी यहीं पे ही प्रेजेंट है। सो एपिग्लोटिस के थ्रू जो बंद कर दिया जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसके अलावा जो आपका जो आप जब खाना खाते हो तो उसके अंदर इजीली आप इनहेल कर सकते हो, तो कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करते हो आप। साइनस की बात करें तो नोज के ऊपर वाला जो पोर्शन है, होलो एरिया बिटवीन द बोन्स इन योर हेड एंड हेल्प रेगुलेट द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर यू इनहेल, दैट इज साइनस। फेरिंग्स की बात करते हैं, या थ्रोट भी बोला जाता है फेरिंग्स को। सो ट्यूब दैट डिलीवर एयर फ्रॉम योर माउथ एंड नोज टू ट्रैकिया, या विंड पाइप भी कहते हैं उसको। तो फेरिंग्स जो है पीछे वाला पोर्शन होता है, उसमें की आपकी जो भी एयर है वो आपकी बॉडी में, मतलब आपके ट्रैकिया को सप्लाई होती है। सो द nasal chamber opens up into a wide hollow space called the pharynx, and it is also common passage for air as well as food. It functions by preventing the entry of food particles into the windpipe. The epiglottis is a elastic cartilage which serves switch between the larynx and the epiglottis esophagus, that is esophagus, by allowing the passages. तो ये पैसेज अलाउ करता है मेनली। एंड ये क्वेश्चन आता है कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कब व्हेन वी ईट और स्वेलो, क्योंकि खांसी आ जाती है, कभी कभी धक्का लग जाता है, तो वो इसी वजह से होता है कि आपके लंग्स वगैरह में ना खाना चला जाए जैसे, तो बहुत ही मतलब एकदम ऐसा पानी, तुरंत पानी पी लो, या ऐसे खांसी सी आने लगती है, वो इसी की वजह से होता है कि आप कुछ और सोच रहे हो, और अचानक से क्या हुआ कि एपिग्लोटिस ने मतलब वो जो है
पैसेज बंद नहीं किया और आपको जो है खांसी फील हो जाती है। अब आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है लॉन्ग पोर्शन है ये, और एक मतलब फूड पाइप स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर बात करते हैं दैट इज सी शेप्ड, सो द पैसेज कनेक्टेड योर थ्रोट एंड लंग्स। लंग्स और आपके जो थ्रोट है या फेरिंग्स है उसको कनेक्ट करने का काम करता है, और जो है विंड पाइप राइज करता है बिलो द लैरिंग्स एंड मूव डाउन to the neck. And wall of trachea comprise C-shaped and cartilaginous होती हैं। cartilaginous rings इसके चारों तरफ बने होते हैं, and trachea and maintain it by the completely ending. The trachea extends further down into the breastbone and splits into 2 bronchi for each lungs. तो ब्रोंकाई में ये जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, I mean ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं 2 ब्रोंकाई में, जो कि आपने फिगर में इजीली देखा हुआ है। सो ब्रोंकाइल ट्यूब्यूल्स की बात करें तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें 3 में डिवाइड होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो ट्यूब्स एट द बॉटम ऑफ योर विंड पाइप दैट कनेक्ट इन ईच लंग एंड ट्रैकिया स्प्लिट्स इनटू 2 ट्यूब्स। ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो गया, आई मीन ये डिवाइड हो जाता है। उसके बाद जो भी ईच इंडिविजुअल लंग है उसमें जो है प्राइमरी ब्रोंकाई जो डिवाइड हो जाती है सेकेंडरी एंड टर्शरी में, एंड इट फर्दर ब्रांचेस आउट इनटू स्मॉल एयर सैक्स। इसमें स्मॉल एयर सैक्स में जो है हवा भरी होती है और उसको कहते हैं एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई ही सारे जो भी बॉडी ऑर्गन्स को जो है ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करती है। सो एल्व्यूलाइज आर सिंगल कॉइल्ड सैक ऑफ एयर, thin walls, and it facilitates the exchange of oxygen and carbon dioxide molecules into or away from the blood streams. तो ये ब्लड स्ट्रीम से जो भी जो आई मीन ब्लड होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है, या ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करती है बेसिकली। अब आती है लंग्स की बारी, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। 2 लंग्स होते हैं हमारी बॉडी में, एंड रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड पास इट इनटू योर ब्लड। तो ये जो है लंग्स काम करते हैं ब्लड को सप्लाई करने का मेनली, एंड लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट्स। ह्यूमन और अदर वर्टिब्रेट्स में जो है ये प्राइमरी ऑर्गन है जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं। द लोकेटेड ईदर साइड ऑफ द हार्ट इन द थोरेसिक कैविटी, और जो भी चेस्ट वाला जो पोर्शन है रिब्स के अंदर धसे हुए होते हैं। एनाटॉमिकली लंग्स आर स्पॉन्जी ऑर्गन विद एन एस्टिमेट टोटल 50 to 75 स्क्वायर मीटर का जो एरिया होता है इनका। उसके अलावा द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लंग इज टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द blood and the air. Interestingly, the right lung is quite bigger and heavier than the left lung, क्योंकि right lung जो है बड़ा होता है और काफी बड़ा, मतलब left lung से। From your legs, your blood streams deliver oxygen to your organs and other tissues. Muscles, bones help move the air you inhale into and out of your lung, and some of the bones, muscles in the respiratory system includes. मेन चीज है कि इसमें आता है डायफ्राम। देखो सिंपल सी बात बताती हूँ कि एक साइड से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, दूसरी साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, तो ये हार्ट से कनेक्टेड होते हैं, और हार्ट को जो लेफ्ट वाला जो है लंग है उसमें हार्ट कनेक्टेड होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उधर जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट लंग को दे दिया जाता है। उसके बाद जो है पूरी बॉडी में और सारे जो भी बॉडी ऑर्गन्स है उसमें सारे जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। डायफ्राम और रिब्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बहुत डिटेल में जो है रिब्स के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे अपना जो भी स्केलेटन सिस्टम, तो उसमें पढ़ेंगे। अब आती है एल्वुलाई की बारी। टिन ईयर सैक होते हैं, जो कि मैंने दिखाया था कि गोल गोल गुच्छेनुमा स्ट्रक्चर है, एंड टिन ईयर सैक्स इन द लंग्स वेयर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो मतलब परफॉर्म होती है इसकी एक्टिविटी। और उसके बाद आती है ब्रोंकियोस, स्मॉल ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंकियल
ट्यूब्यूल्स दैट लीड्स टू द एल्वुलाई, और एल्वुलाई में जाके कनेक्ट होती हैं। कैपिलरीज की अगर बात करते हैं, ब्लड वेसल्स इन द एल्वुलाई वॉल्स दैट मूव ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कैपिलरीज में मूव होती है ये। लंग लोब्स की बात करते हैं तो सेक्शन ऑफ द लंग्स, 3 लोब्स इन द राइट लंग एंड 2 लोब्स इन द लेफ्ट लंग, ये याद कर सकते हो अगर शायद कभी आए तो। प्लूरा, दिस sac that surround each lung lobe and separate your lung from each chest wall. Some of the other components of your respiratory system includes cilia and larynx. Cilia की अगर बात करते हैं, tiny hair-like structure होते हैं that moves in a wave-like motion to filter dust and other irritants out of your airways. तो जितना भी कुछ भी डस्ट पार्टिकल वगैरह है तो आपकी जो एयरवेज है उससे बाहर निकालने का काम। एपिग्लोटिस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। और उसके बाद आता है लैरिंक्स, जो कि वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है, जिससे आवाज निकलती है। कंडीशंस एंड डिसऑर्डर, आई वाज थिंकिंग के इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे, तो इसमें ये होगा कि हाफ एन आवर का वीडियो हो जाएगा ये, और आप इसको जो इसका एटलीस्ट इंट्रोडक्शन तो हो ही जाएगा। उसके बाद जो टेक्निकल वाला पार्ट है वो हम दूसरी वाली वीडियो में कर लेंगे। सो मेनी कंडीशंस कैन अफेक्ट द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट मेक अप द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सम develop due to irritation you breathe in from the air, including virus, bacteria, other cause infections। तो जितनी भी सारी कंडीशंस कॉज होंगी, या तो आपने कुछ भी ऐसा इम्प्योर एयर गई हो, बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, बिकॉज आपने देखा होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था ड्यू टू इन द कोविड सिचुएशन। कोविड-19 में ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था। एलर्जी किस लिए होती है? एलर्जी जैसे आपने इनहेल किया, इनहेल प्रोटीन सच एज डस्ट, मोल्ड, उसके अलावा पॉलन, जैसे पॉलन ग्रेन इधर उधर मतलब घूमते रहते हैं। आपने देखा लू जब चलती है उसमें भी, उस टाइम पे भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, धूल वगैरह की आंधियां चलती है। सो उस टाइप की जो सिचुएशन में आंधियां वगैरह चलने में तो एलर्जी कॉज होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। एज्मा, लोग जनरली इसको एस्थमा बोलते हैं, बट दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन इज एज्मा। A chronic long-term disorder, asthma, cause inflammation in the airways that can make breathing difficult। आपको बहुत ही ऐसा ना सांस टूटने सी लग जाती है एज्मा में, तो मतलब ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं होगी या आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। इफ वी टॉक अबाउट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में एक तो निमोनिया होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स, एंड या फिर आप कह सकते हो ब्रोंकाइटिस, जिसमें कि आपकी ब्रोंकियोल्स ना, ब्रोंकियल ट्यूब्स जो है स्वेलिंग हो जाती है। कॉमन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इंक्लूड्स द फ्लू, इन्फ्लुएंजा और कोल्ड, उसकी वजह से भी हो जाता है कि जब कोल्ड या इन्फ्लुएंजा हो जाता है। डिजीज की बात करें तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इंक्लूड्स लंग कैंसर, chronic obstructive pulmonary disease, COPD, ये भी काफी ज्यादा डेंजरस है और प्रॉब्लम होती है काफी ज्यादा, क्योंकि इसमें जैसे मतलब कुछ कहते हैं ना कि फेफड़े में पानी पड़ गया, इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है उसमें आप ब्रीदिंग भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और उसके बाद प्यूरिफिकेशन अच्छा नहीं होगा, तो इसीलिए बोला जाता है कि बॉडी का हर ऑर्गन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। These illness can harm the respiratory system ability to deliver oxygen throughout the body and filter out waste gases। जितने भी ये जो आपने देखा होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी ऑक्सीजनेटेड जो भी ब्लड है वो बॉडी में प्रॉपर ना जा पाए, वेस्ट गैसेस को फिल्टर ना कर पाए, तो आपकी बॉडी में इसका कितना ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा वही यहाँ पे कॉज करता है। उसके अलावा एजिंग, लंग कैपेसिटी डिक्रीजेस एज यू गेट ओल्ड, और उसके बाद डैमेज अगर बात करते हैं, डैमेज टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे मैंने बताया कि पानी पड़ जाना, इस टाइप की कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें आपको ऑफकोर्स प्रॉब्लम जो है सांस लेने में हो, या आपकी शॉर्ट ब्रेथनेस हो जाती है कि सांस फूलने लग जाती है, इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। अब इसमें कॉज या क्योर की बात करें तो हम ऐसे डॉक्टर तो है नहीं बट ये होता है कि हमें जब हम स्टडी करते हैं तो ये चीजें हमें कॉज एंड इफेक्ट उसका देखा जाता है और दिया भी जाता है। सो बीइंग एबल टू क्लियर म्यूकस आउट ऑफ द लंग एंड एयरवेज इज इम्पोर्टेंट फॉर
रेस्पिरेटरी हेल्थ, क्योंकि आपने कोरोना के टाइम पे देखा होगा कि जो कफ से पूरे जो भी लंग्स भर जाते थे, उसकी वजह से ब्रीथनेस बहुत ज्यादा फील हो रही थी। बहुत 15 सेकंड से ज्यादा अगर सांस नहीं ले पा रहे थे, डॉक्टर भी सजेस्ट कर रहे थे, तो यू वर लाइक दे वर सेइंग दैट यू आर इंटरनली वीक, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन लेवल के बारे में भी बात कर रहे थे उस टाइम पे, तो उसी की वजह से बोला गया था कि अगर कफ वगैरह फील हो रहा है, स्टीम लो, तो जैसे कि कफ बन रहा है तो आप निकले उससे, तो आपका जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक होगा वो जो है क्लियर रहेगा और आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। टू कीप योर रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी एंड यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अवॉइड पॉल्यूटेंट, जितना भी है पॉल्यूशन वाले जगह से दूर रहो, या फिर मास्क लगा के रखो जिससे कि जो भी बैड एयर है आपकी बॉडी में ना जा पाए, इंक्लूडिंग सेकेंड हैंड स्मोक, केमिकल या फिर रैंडम जितने भी रेडियो एक्टिव गैसेज हैं उससे, क्योंकि वो कैंसर भी कॉज करती है। वियर अ मास्क इफ यू आर एक्सपोज टू फ्यूम्स या डस्ट या अदर टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट में जा रहे हो। उसके अलावा स्मोक नहीं करनी चाहिए, काफी इंजurious होता है हेल्थ के लिए। ईट हेल्दी डाइट विद लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट को भी बोला जाता है लेने के लिए, जो कि आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलर, जिससे कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और लंग्स हेल्दी रहते हैं। प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय वेज वॉशिंग योर हैंड्स आफ्टर एंड गेटिंग अ फ्लू वैक्सीन ईच ईयर। तो इसमें भी होता है कि आपको फ्लू की वैक्सीन लेना, जैसे कि अभी कोविड टाइम में जो भी नॉर्मल वैक्सीन थी उसके बाद बूस्टर आ रही है, तो ये है कि इट विल बी preventing us from these diseases. So this was the introductory part. इसमें जो भी technical part है I will be uploading another video जो कि आपको ये help करेगा किसी भी एग्जाम में। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी, और काफी ज्यादा मेहनत भी लगती है इसमें। तो मुझे लगता है कि अगर आपको फील हो रहा है, इफ यू आर फीलिंग लाइक टू शेयर एंड सब्सक्राइब, तो यू कैन डू दैट, बिकॉज इट विल motivate, it will appreciate the person who is working hard, which is in front of you and I am speaking to you. So ये just एक initiative है, because collaboratively यहाँ पे मैं मेहनत कर रही हूँ, उधर से आप अगर appreciate करोगे, so वो कहते हैं ना कि गाड़ी चल जाती है। So till then, take care, study hard. Thank you so much, and if you have any query, आप comment box में लिख सकते हो, so I will try to resolve that. Thank you so much.